हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बायोज्ञान के एक सुंदर से प्लेटफॉर्म पर। हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज की अपनी क्लास है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6, ठीक है। क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 6। यहाँ पर हमने कल पढ़ा था कृत्रिम संकरीकरण के बारे में, तो उसको हम एक बार क्या करेंगे, रिकैप करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हमने कृत्रिम संकरीकरण के बारे में पढ़ा था, ठीक है बेटा। ये कृत्रिम संकरीकरण होता क्या है, तो आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक मटर का पौधा है, ठीक है, इमेजिन कीजिए हमारे पास एक मटर का पौधा है जिसके जो जायांग है वो तो बहुत बढ़िया है, पर उसका जो पुंकेसर है वो थोड़ा सा खराब है। यानी जो जायांग है उससे अच्छे बीज बन रहे हैं, उससे अच्छा फल बन रहा है, मटर के दाने भी अच्छे आ रहे हैं, पर जो जायांग है वो सॉरी पुंकेसर है वो ठीक नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो पौधा है वो उसका जीवन काल है वो बहुत कम है, वो जल्दी ही मर जा रहा है। तो इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, हैं इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पौधा था जैसे कि, ठीक है, ये क्या है, हमारा स्त्री केसर है और इसके पास क्या लगे होते हैं, पुष्प में पुंकेसर लगे होते हैं इस तरीके से, ठीक है बेटा। ये हमारा पुष्प है, इसमें ये हमारा स्त्री केसर और स्त्री केसर के पास क्या लगे होते हैं, ये पुंकेसर लगे होते हैं। इसमें हमारा जो जायंग एकदम परफेक्ट है, इससे जो भी बीज बन रहे हैं एकदम बढ़िया बीज बन रहे हैं। और जो पुंकेसर है इसके अंदर कुछ खराब लक्षण है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा पौधा है उसका जो जीवन काल है वो बहुत कम है, पौधा है वो जल्दी ही खत्म हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, विपुंसन करेंगे। सर ये विपुंसन क्या होता है, ठीक है, ये विपुंसन क्या होता है? तो क्या होता है विपुंसन, इसको काट देना, यानी कि जो पुंकेसर है इसको काट देंगे, ठीक है, पुंकेसर को काटना। पुंकेसर काट देंगे और फिर क्या होगा, ये पुंकेसर को हटा देंगे, है पुंकेसर काट दिया हमने, पुंकेसर हट गया है। ये क्रिया क्या कहलाती है, हमारी विपुंसन कहलाती है। अब बेटा हमने क्या किया, वो ये जो पौधा था वो द्विलिंगी था, यानी जो फूल था वो द्विलिंगी था, है द्विलिंगी, यानी कि इसके अंदर नर जनन तंत्र भी था, मादा जनन तंत्र भी था। नर जनन तंत्र हमारा कौन सा, ये जो पुंकेसर जिसको हमने काट दिया है, सीधी सी बात है। और अभी हमारे पास क्या बचा है, स्त्री केसर बचा है। और जब इसके अंदर या जिस जो भी कोई पुष्प ऐसा होता है जो द्विलिंगी होता है, उसमें कौन सा परागण होता है, स्वपरागण होता है ना। आपको बताया कि उसके ही पुंकेसर से क्या, उसी के ऊपर क्या गिर जाना, पराग गिर जाना है, क्या होता है, स्वपरागण होता है। अभी हमने यहाँ से यहाँ पुंकेसर काट दिया है, अब ये क्या हुआ, इसके अंदर परागकण रहे ही नहीं है, अब परागकण बनेंगे का, तो यानी कि हमने विपुंसन करके क्या किया है, स्वपरागण को रोका है, ठीक है, स्वपरागण को क्या किया है बेटा, रोक दिया है। ये तो सब ना क्लियर आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब हमको क्या करना है, अब हमको परागकण डालने हैं अपनी इच्छा के अनुसार। अब हम जो भी एकदम बढ़िया वाला पौधा होगा जिसके अंदर परागकण अच्छे होंगे, अब हमको अपनी इच्छा के अनुसार परागण कराना है। हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे वाले पौधे के परागकण लेकर आएंगे, हम परागकण लेने जा रहे हैं। तो क्या होगा, अगर हवा चली, कोई कीड़ा आ गया यहाँ पर बैठ गया, वो परागकण ले आया तो परागण करा दिया है, ऐसा ना हो, है ऐसा ना हो। उसके लिए क्या करते हैं, तो ये स्त्री क्रोसर होता है, इसको हम एक पन्नी से या इसके ऊपर एक बोरे से इसको बंद कर देते हैं। इस क्रिया को कहते हैं हम बोरा वस्त्राकरण, ठीक है, बोरा वस्त्राकरण या बैगिंग, ठीक है, इस क्रिया को कहते हैं बोरा वस्त्राकरण या बैगिंग। बोरा वस्त्राकरण या बैगिंग का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर कोई बोरा लगा देना या पन्नी लगा देना या कागज से इसको स्त्री केसर को बंद कर देना है। ये क्रिया क्या कहलाती है, हमारी बोरा वस्त्राकरण कहलाती है। अब क्या करेंगे, हम बढ़िया वाला परागकण ले आए, इस पन्नी को हटाएंगे, ठीक है, बढ़िया वाला परागकण ले आए, इस पन्नी को हटाएंगे और यहाँ पर परागकण डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पर परागण डाल देंगे। यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार क्या करा है, हमने परागण करा दिया अपनी इच्छा के अनुसार, कृत्रिम रूप से हमने खुद ने कराया है। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने यहाँ पर परागकण डाल दिया, अब फिर से क्या करेंगे, इसको फिर से पन्नी से बंद करेंगे। फिर से क्यों कर रहे हैं सर, ताकि कोई दूसरा परागकण फिर से ना आ जाए, ठीक है, ताकि कोई दूसरा परागकण फिर से ना आ जाए। फिर हमने क्या किया, पुनः बैगिंग कर दी, ठीक है, पुनः क्या किया हमने, पुनः बैगिंग कर दी, ठीक है। ये पूरी क्रिया में क्या हुआ, सीधी सी बात, हमने अपनी अच्छा के अनुसार, है जो हमारी इच्छा है उसके अनुसार हमने परागण कराया है। तो इसको कहते हैं कृत्रिम संकरीकरण। कृत्रिम मतलब हमारे द्वारा, मानव द्वारा है। संकरीकरण का सीधा सा मतलब होता है, तो स्त्री केसर होता है यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार जो हमने संकरण कराया, संकरण का मतलब परागण को मिलाया यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी कृत्रिम संकरीकरण कहलाती है, ठीक है। अगर ये आप लोगों ने नोट कर लिया है इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा पराग स्त्री केसर संकर्षण, ठीक है।
ये बात करते हैं क्या होता है। पराग स्त्री केसर संकर्षण। पराग स्त्री केसर संकर्षण। बेटा अब है हमारा पराग स्त्री केसर संकर्षण। अभी क्या होता है सर, पराग स्त्री केसर संकर्षण है, इसका मतलब सीधा से होता है जो जायांग होता है हमारा, जो पुष्प होता है, पुष्प का ये जायांग है, यानी कि जो मादा जनन तंत्र है, इसके ऊपर क्या हमको परागण का क्या करानी है, क्रिया करानी है, परागण की कोई क्रिया करानी है। जैसे कि अब बात को सुना है, ये जो हमारा स्त्री केसर है वो हमारे पास कैसा है, गुलाब का स्त्री केसर है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास गुलाब का स्त्री केसर है बेटा, ठीक है। और अब इसके ऊपर क्या आता है, एक परागण ये है जो है हमारे पास गुड़ैल का, ठीक है। ये परागण किसका है, गुड़ैल का है, ठीक है। और एक और परागण है हमारे पास, परागकण सॉरी है, ये किसका है, ये गुलाब का है, ठीक है। यानी कि एक स्त्री केसर है जो हमारा किसका है, गुलाब का है, पर इसके ऊपर जो परागकण आ रहे हैं, ठीक है, जो भी परागकण आ रहे हैं, एक आ रहा है गुड़ैल का परागकण और एक आ रहा है गुलाब का परागकण है। तो आप लोग बताइए अब इसमें से कौन सा परागण यहाँ पर गिरेगा और परागण क्रिया पूरी संपन्न होगी सही से, है। परागण क्रिया सही से, देखो परागकण का गिरना ही परागण कहलाता है, और उससे आगे की क्या प्रोसेस होती है, जो परागकण है हमारा वो अपनी आगे वृद्धि करता है। तो आप लोग ये बताइए, जो भी हमारा ये स्त्री केसर है, अब इस स्त्री केसर पे कौन सा परागकण उगेगा आकर, है, कौन सा परागकण अपनी आगे की प्रोसेस करेगा, है। तो इसके लिए देखो क्या होता है, जो हमारी ये वर्तिकाग्र होती है, आपको बताइए ये हमारी वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका, ये अंडाशय है। तो जो भी हमारा पुष्प का मादा जनन तंत्र होता है, जिसमें जो वर्तिकाग्र होती है हमारी, है, उस वर्तिकाग्र का काम होता है बेटा कौन सी जाति का परागकण आ रहा है उसको पहचानना है। अगर सेम जाति का परागकण आएगा तो उसको उगा देगी, यानी कि उसको अंकुरित कर देगी। अगर सेम जाति का परागकण नहीं है तो वो अंकुरित नहीं होगा। ये पहचानने का काम किसका होता है, इस वर्तिकाग्र का, ठीक है। ये जो क्या है हमारी ये वर्तिकाग्र, इसका क्या है काम है, जांच करने का है। किसकी जांच करेगी, जो भी परागकण आया है वो समान जाति का है या नहीं, ठीक है, समान जाति का है या नहीं है। तो जो गुलाब का हमारा जो स्त्री केसर था, अगर इसके ऊपर गुड़ैल का जो परागकण आता है तो कोई आगे की क्रिया नहीं होगी, सीधी सी बात है। पर जो गुलाब का परागकण आएगा, ठीक है, ये जो गुलाब का परागकण आया, ये क्या हुआ, अब आप लोगों को पता है ये परागकण कैसा होता है, संरचना में आपको बताया था, इस तरीके से परागकण की संरचना होती है। इसमें एक हमारे पास क्या थी, कायिक कोशिका थी और दो जनन कोशिकाएं थी, हैं, और इसके ऊपर एक वृत्ति पाई जा रही थी इस तरीके से, ठीक है। स्पोरोपोलिन की एक लेयर पाई जा रही थी, ये पता है ना। एक जनन कोशिका है हमारे पास दो, और नीचे क्या है, एक कायिक कोशिका है। ये वाली क्या है हमारी जनन कोशिका, नीचे हमारी ये कायिक कोशिका, ठीक है। और ये वाली क्या है, एक वृत्ति है, ठीक है, इसको कह रहे थे हम अंत्यचूल, ठीक है। कोशिका वृत्ति क्या कह रहे थे हम, अंत्यचूल। एक चीज तो पढ़ा दी, ये चीज तो याद होनी चाहिए। ये जो स्पोरोपोलिन की लेयर थी इसको क्या कह रहे थे हम, बाह्य चोल कह रहे थे, ठीक है बेटा। ये क्या है, एक हमारा ये परागकण है, ठीक है, ये हमारा परागकण है। ये गुड़ैल का परागकण है। अगर ये गुड़ैल का परागकण हमारे सेम जाति का, यानी कि ये भी स्त्री केसर भी हमारा गुड़ैल का, गुलाब का है सॉरी, ठीक है, और जो परागकण भी है वो गुलाब का है, तो क्या होगा, ये जो वर्तिकाग्र है उसके ऊपर ये स्थिति आ जाएगी, ठीक है। तो ये आगे अंकुरित होगा, है। ये गुड़ैल का होता तो अंकुरित नहीं होता, तो अंकुरित कैसे हुआ, जो इसकी बाह्य चूल है इस तरीके से ये परागकण आया हमारे यहाँ पर, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारी ये वर्तिकाग्र, देखो वर्तिकाग्र पहचानती कैसे समान जाति का होता है, तो इसके अंदर बहुत सारे रसायन होते हैं वर्तिकाग्र के अंदर, जिससे पहचानते कि ये समान जाति का है नहीं। अभी कौन कौन से रसायन होते हैं तो वो हमारे अभी सिलेबस का टॉपिक नहीं है, ठीक है बेटा। तो क्या होता है इसके अंदर, केवल इतना याद रखो कि जो भी वर्तिकाग्र होती है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रसायन होते हैं जिसकी सहायता से ये पता करता है कि जो भी वर्तिकाग्र पर जो भी परागकण आ रहे हैं वो उस स्त्री केसर के समान जाति का है या नहीं, ठीक है। इतनी सी बात है तुम्हें। अब हमको क्या करना, जैसे ये जो हमारे पास परागकण आया, अब क्या होगा, इसके जो जो हमारी वर्तिका स्त्री केसर, इसके अंदर क्या होता है, जल होता है, पानी पाया जाता है। अब पानी इसके अंदर दबाव लगाता है, ठीक है, इस परागकण के अंदर दबाव लगाता है। दबाव लगाए तो क्या होगा, जो भी अंदर की चीजें हैं, ठीक है, जो भी अंदर की चीजें, केंद्रक है, हमारी जो अंत्यचूल है, सीधी सी बात, इस पर अगर दबाव लगाया जाए उसके अंदर कुछ भरा जाएगा, बार बार है, बहुत मजबूती से दाब के साथ कुछ भरा जाएगा, तो क्या होगा बेटा, ये जो अंत्यचूल है वो हमारी थोड़ी बाहर आने लगी है। ये अंत्यचूल बाहर की ओर आती जाएगी और कहाँ पर आएगी,
इस वर्तिकाग्र में नीचे की ओर आती जाएगी, और जो अंदर की ओर जो केंद्रक थे हैं वो भी यहाँ पर आने लगेंगे। ठीक है, ये इस चीज को याद रखो, ये हमारी बाहर आती रहेगी और इसके अंदर केंद्रक भी है वो भी बाहर आने लगेंगे। ये पाइप जैसी संरचना नीचे आने लगती है, और इसी पाइप जैसी संरचना को हम कहते हैं बेटा पराग नली। ठीक है, इस पाइप जैसी संरचना को हम कहते हैं पराग नली। जो वर्तिका पर परागकण आया, जैसे परागकण अंकुरित होगा उसके अंदर पानी का दबाव लगाया जाएगा, जल का दबाव लगाया जाएगा, अंतःचोल बाहर आ जाएगी, और अंतःचोल के साथ जो भी अंदर क्या थे हमारे जनन केंद्रक थे, और काय केंद्रक थे, वो भी इस पराग नलिका में, जो पाइप जैसी संरचना इसको हम पराग नलिका कह रहे हैं, इस पराग नलिका में बाहर की ओर आने लगेंगे। आप देखो, आपको पता है जो हमारा ये अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। सबको पता है ना, तो हमने पढ़ा था बीजांड के बारे में। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। ठीक है, बीजांड की संरचना हम इधर बना लेते हैं। ठीक है, साइड ये बीजांड पाया जाता है कहाँ, अंडाशय के अंदर है। और ये जो संरचना क्या है हमारी, क्या है हमारी, जो ये संरचना किससे जुड़ी होती है, अंडाशय से जुड़ी होती है। इसी संरचना को कहते हैं हम अपरा कहते हैं, नाम याद रखेंगे सब लोग, अपरा कहते हैं। और ये जो वाला हमारा बाहर गेट जैसी जो संरचना खुली थी है, इस संरचना को हम कह रहे थे बीजांड द्वार। एक और फिर से नाम याद रखेंगे, बीजांड द्वार है। ऊपर वाला वाक्य क्या कह रहा था, हमारा निभाग कहला रहा था। और ये क्या थी, हमारे अध्यावरण, क्या आवरण थे बीजांड के, अध्यावरण। ठीक है बेटा, ये हमारी क्या थी, बीजांडी संरचना है। ये कहाँ पाई जाती है, ये स्त्री केसर के अंदर पाई जाती है, अन्न की अंडाशय के अंदर पाई जाती है। आपको बताया कि जो भी ये क्या है, जो पाइप जैसी संरचना आने लगती है, और ये पाइप जैसी संरचना क्या करेगी, इस बीजांड के अंदर जाना है इसको। ये जो पाइप जैसी संरचना है उसको बीजांड के अंदर भेजना है। अंदर ही तो निषेचन होगा जाके, ये जो युग्मक है वो अंदर जाकर मिलेंगे भ्रूण से, वो आत्म बाद में करें। पहले आप ये समझिए, ये जो पाइप जैसी संरचना है वो उस बीजांड के अंदर जाएगी, सीधी सी बात है। आपको बताया था भ्रूण के अंदर कितनी कोशिकाएं थी, आवृतबीजियों को भ्रूण कैसा होता है, बताया था आपको 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिकाएं होती हैं, जिसमें ऊपर 3 कोशिकाएं थी हमारे पास हैं, इसको हम क्या कह रहे थे, प्रतिव्यासांत कोशिका कह रहे थे। नीचे 3 कोशिकाएं थी, इसमें बीच वाली कोशिका को अंड कोशिका कह रहे थे, और साइड वाली कोशिकाओं को सहायक कोशिका कह रहे थे। बीच में 2 केंद्रक पाए जा रहे थे, इनको हम ध्रुवीय केंद्रक कह रहे थे। एक बड़ी सी कोशिका पाई जा रही थी जिसको हम ध्रुवीय कोशिका कह रहे थे। यानी कि 3 केंद्रक ऊपर, 3 केंद्रक नीचे और 2 केंद्रक बीच में, यानी कि 8 क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस है और 7 सेल हैं। ये आवृतबीजियों का क्या होता है, भ्रूण कोश होता है। ठीक है, आवृतबीजियों का भ्रूण कोश होता है। ये बात हमने पढ़ लिखी है, आगे सुनो बात को। इसके अंदर जो भी बीजांड पाया जाता है, इस अंडाशय के अंदर जो भी बीजांड पाया जाता है, ये जो संरचना यहाँ पाई जा रही है। ठीक है बेटा, अब इसी के अंदर क्या होगा, जो भी युग्मक है इनसे निषेचन कराना है। इन युग्मकों का परागकण है, इसका परागकण का हमको, जो गुरु बीजाणु अंदर, ये गुरु बीजाणु ने तो ये संरचना बनाई थी, इनका हमको आपस में निषेचन कराना है। तो इससे हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले जो परागकण है पाइप जैसी रचना में आ रहा है, जिसको हम पराग नलिका कह रहे हैं। अब जो पराग नलिका है उसके इस बीजांड में प्रवेश के 3 माध्यम होते हैं बेटा। ये जो पराग नलिका है उसके इस बीजांड में प्रवेश के 3 माध्यम होते हैं। वो 3 माध्यम क्या होते हैं सर, तो बहुत नाम सुनिए। क्या होता है, देखो जो पराग नलिका है वो क्या होती है, वो डायरेक्टली कभी कभार इससे सीधे ऊपर से घुस जाती है, यानी कि ऊपर वाला क्या है, निभाग है। अगर पराग नलिका निभाग से बीजांड में प्रवेश करती है, पराग नलिका निभाग के माध्यम से अगर बीजांड में प्रवेश करती है, इस क्रिया को कहते हैं हम निभागीय प्रवेश, या इस प्रवेश को क्या कहते हैं हम, निभागीय प्रवेश। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। दूसरा होता है हमारे पास, ये जो पराग नलिका है वो अध्यावरण से प्रवेश करे है, ऐसे आए नीचे से और इससे ऐसे घूम जाए है, इधर से घूमे और यहीं से प्रवेश कर जाए, किसमें, बीजांड के अंदर है, अध्यावरण से है। तो इस क्रिया कहते हैं हम अध्यावरणीय प्रवेश। क्या कहते हैं, अध्यावरणीय प्रवेश। ठीक है बेटा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और सबसे ज्यादा जो क्रिया होती है वो होती है हमारी बीजांड द्वार से। जो पराग नलिका है इधर से आएगी और बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी। ठीक है, तो पराग नलिका है जैसे इससे इधर से ऐसे घूमती हुई आएगी और बीजांड में प्रवेश करेगी है। इस क्रिया कहते हैं बीजांड द्वारीय प्रवेश, बीजांड द्वारीय प्रवेश। ठीक है बेटा, इसको कहते हैं हम बीजांड द्वारीय प्रवेश। अब सर इसको कैसे पता चल रहा है कि बीजांड द्वार इधर ही है,
ठीक है। ये जो परागनलिका है सर, इसको कैसे पता चल रहा है कि बीजांड द्वार नीचे की ओर ही, हमको नीचे से घूम के ही जाना है। तो बेटा इसके ऊपर देखो, आपको जो पढ़ाया था ये भ्रूण कोश बताया था, तो बताता है ये क्या होती है, अंड कोशिका और दो ये सहायक कोशिकाएं होती हैं। दो जो जो ये दो सहायक कोशिकाएं हैं, इन दो सहायक कोशिकाओं के ऊपर उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, ये जो सहायक कोशिकाएं इसके ऊपर उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इन उंगली जैसी संरचनाओं को कहते हैं हम फिलीफॉर्म संपुट। फिलीफॉर्म संपुट। ठीक है। फिलीफॉर्म संपुट में पाया जाता है ब्रोमीन। ये ब्रोमीन एक तत्व है, ये फिलीफॉर्म संपुट में पाया जाता है। और जो परागनलिका होती है इसके अंदर ब्रोमीन की होती है कमी है। अब तो वो सीधी सी बात क्या है, हम किसकी ओर आकर्षित होते हैं, हमको कमी होती है, जिस चीज की हमको कमी महसूस होती है हम उसी को तो और ज्यादा ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो क्या होती है, जो परागनलिका होती है इसके अंदर क्या होता है, ब्रोमीन की कमी होती है। तो ये परागनलिका क्या करती है, अपने अंदर ब्रोमीन को ग्रहण करने के लिए है ये फिलीफॉर्म संपुट की ओर जाती है। तो इसलिए क्या होता है, ये परागनलिका इधर से बीजांड में प्रवेश करती है। ठीक है बेटा। अब देखो इतनी बात हमेशा याद रखना, ये जो ये परागनलिका थी, इसको इसके अंदर क्या थे, इसके अंदर युग्मक भी आ रहे थे। ठीक है। अंतःचोल बाहर आई रही, अंतःचोली तो ये परागनलिका बना रही थी, और इसी अंतःचोल के अंदर क्या थे, हमारे जनन केंद्रक थे। तो ये जो दोनों जनन केंद्रक हैं वो भी इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, इसको बात को याद रखेंगे, दोनों जनन केंद्रक क्या है, इसी के अंदर आ रहे हैं। ये क्रिया हमारी कहलाती है पराग स्त्री केसर संकर्षण। ये क्रिया कहलाती है हमारी पराग स्त्री केसर संकर्षण। इसे पराग स्त्री केसर का मतलब, पराग का मतलब यानी कि परागकण से है, स्त्री केसर यानी कि ये फीमेल वाला पार्ट, संकर्षण आपस में मिलना, परागकण और स्त्री केसर का आपस में मिलना है। उन दोनों के मिलने से क्या क्रिया हो रही है, तो उन दोनों के मिलने से क्या हो रहा है, पहले तो पहचाना जा रहा है वर्तिकाग्र के द्वारा कि जो भी परागकण आया है वो सेम जाति का है या नहीं है। ये पहचानने के बाद क्या होता है, परागनलिका अंकुरित होती है यानी कि बाहर की ओर आती है, और वो इस बीजांड में प्रवेश करती है। इस बीजांड में प्रवेश के तीन माध्यम होते हैं। तीन माध्यम, हमारा पहला निभागीय प्रवेश है, यानी कि डायरेक्ट बीजांड के सीधे ऊपरी भाग से है, पिछले भाग से क्या करना, प्रवेश कर जाना है, इसको हम कह रहे थे निभागीय प्रवेश है। या फिर ये अध्यावरण से प्रवेश कर जाए, इसको बोल रहे हैं अध्यावरणीय प्रवेश, या फिर ये बीजांड द्वार से प्रवेश करे। अब इसको सर कैसे पता चल रहा है कि बीजांड द्वार किधर है, तो आपको बताया कि जो भी हमारा भ्रूणकोश होता है इसके अंदर जो भी सहायक कोशिकाएं होती हैं, उन सहायक कोशिकाओं के ऊपर पाया जाता है फिलीफॉर्म संपुट। ठीक है। उस फिलीफॉर्म संपुट के अंदर क्या होता है, वो बोरोन को निकालता है, और जो हमारी परागनलिका होती है उसके अंदर क्या होता है, बोरोन की कमी होती है। तो वो क्या होती है, परागनलिका इससे आकर्षित हो जाती है बोरोन की तरफ है, तो परागनलिका इसके अंदर जाने लगती है, यानी कि क्या हुआ, बीजांड द्वार से प्रवेश हुआ। ये क्रिया कहलाती है हमारा पराग स्त्री केसर संकर्षण। ठीक है, अब समझ में आया, नोट कर लिया आप लोगों ने, तो आगे चले चलो। बेटा पढ़ते रहा करो, ठीक है, चीजों को रिवीजन करते रहा करो साथ के साथ। अब हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्वय निषेचन। पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे चैप्टर का क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बेटा देखो, आपको 100% गारंटी है, इस चैप्टर में मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ और जिसपे मैंने बोल दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो जरूर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये हमारी 100% गारंटी है, तो हमेशा लगातार पढ़ते रहिए। चलो आगे हमारे क्या है, द्वय निषेचन। फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, हमने क्या बताया था आपको, जो ये बीजांड था हमारा, हाँ बना लेते हैं फिर से। ये जो बीजांड है, बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है, हमारे भ्रूण कोश पाया जाता है। इसमें 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर है, तीनों कोशिकाओं के नाम क्या है, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। नीचे की ओर 3 कोशिकाएं, पास वाली हमारी सहायक कोशिका और बीच वाली हमारी अंड कोशिका है। बीच में पाए जा रहे हैं 2 ध्रुवीय केंद्रक और एक बड़ी सी कोशिका, जिसको हम कह रहे हैं ध्रुवीय कोशिका। ठीक है, ये संरचना है हमारी बीजांड में। ठीक है, बीजांड की संरचना है। क्या हो रहा था इस बीजांड में, इधर से हमारी परागनलिका आ रही थी। ठीक है, परागनलिका आ रही थी, इसके अंदर प्रवेश कर रही थी, आपको बताया था। इस परागनलिका के अंदर क्या थे, हमारे ये जनन कोशिकाएं थी, यानी जनन केंद्रक थे। इन्हीं जनन केंद्रक को, जनन कोशिकाओं को कहते हैं हम नर युग्मक। यानी हमारे पास कितने युग्मक हैं, नर 2 युग्मक है। ठीक है,
दो नर युग्मक हैं, एक हमारा कायक केंद्रक था, ठीक है, वो ये बात याद रखेंगे। अब क्या होता है, ये जो संरचना है इसके अंदर प्रवेश करेगी, ठीक है, ये जो दोनों युग्मक है परागनलिका के अंदर है वो इस बीजांड जो भ्रूण कोश है इसके अंदर प्रवेश करेंगे। तो क्या होता है बेटा, जब भी ये पहला वाला केंद्रक है जो भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करता है तो ये टकरा जाता है सहायक कोशिका से, ठीक है, ये जो भ्रूण कोश है ये हमारा सहायक कोश, पहला वाला जो कायक केंद्रक था वो हमारा सहायक कोशिका से टकरा जाता है। तो क्या होता है, सहायक कोशिका से टकराएगा तो ये आगे वाली जो परागनलिका की संरचना है वो हमारी खुल जाती है, और ये जो टकराए हमारा सहायक केंद्रक, इससे क्या होता है, ये हमारी एक जो सहायक कोशिका है वो हमारी खत्म हो जाती है, ठीक है बेटा, इतनी बात याद रखेंगे। पहले क्या हुआ, परागनलिका के अंदर क्या था, एक जनन के दो जनन केंद्रक थे और एक कायक केंद्रक था। जब भी परागनलिका बीजांड की ओर प्रवेश करती है, यानी कि जब भी उसको भ्रूण कोश में प्रवेश करना होता है, तो क्या होता है, हमारा इस परागनलिका का जो कायक केंद्रक था वो सहायक कोशिका से टकरा जाता है और सहायक कोशिका हमारी टूट जाती है, और सहायक कोशिका टूटती है और कायक केंद्रक भी खत्म हो जाता है, ठीक है, ये बात हमारी याद रखेंगे आप लोग हैं। अब क्या होगा, जो पहला वाला केंद्रक था है, अब जो हमारे दो क्या बचे, केवल दो नर युग्मक बचे इसके अंदर, परागनलिका के अंदर है, तो एक जो नर युग्मक है वो हमारा कहाँ, इस अंड कोशिका के पास जाकर मिल जाता है, ठीक है, अंड कोशिका की कोशिका को हम एन के दे रहे हैं, इस कोशिका को एन के दे रहे हैं, और इसी के अंदर एक और केंद्रक था हमारा जो नर युग्मक था, वो क्या हो रहा था, वो इस अंड कोशिका से मिल जा रहा था। पहले से अंड कोशिका के अंदर एक केंद्रक है, एक और केंद्रक बन जा रहा था, इस प्रक्रिया के नियम 2n प्रक्रिया है, यानी कि क्या हुआ, युग्मक का मिल जाना है, अंड कोशिका का और हमारे नर युग्मक का मिल जाना है, क्या हुआ, यही क्रिया कहलाती है हमारी निषेचन, ठीक है, इसी क्रिया को कहते हैं हम निषेचन। निषेचन क्या है बेटा, नर युग्मक और अंड कोशिका के अंदर जो भी केंद्रक है उसका मिल जाना है, ये क्रिया कहलाती है निषेचन। और जब दो कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं और जो संरचना बनती है उसको क्या कहते हैं हम, युग्मनज, ठीक है, युग्मनज, यानी कि 2n प्रक्रिया है, n और n अंड कोशिका का केंद्रक और ये n एक नर युग्मक है, ये जब आपस में टकराए तो क्या हुआ, निषेचन हुआ, और इस क्रिया से क्या बना, युग्मनज बना, जिसको हम 2n क्रिया कह रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, अंदर की ओर ये दो केंद्रक थे और एक केंद्रक तो खत्म, अभी एक केंद्रक बचा है हमारे पास, ठीक है, अब ये परागनलिका अंदर की ओर जाती है और ये अंदर वाला केंद्रक है वो यहाँ छोड़ दिया जाता है, वो पहुंच जाता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पहुंच जाता है। दो केंद्रक पहले से हमारे पास एक केंद्रक और पहुंच गया है, एन एन एन, कैसी प्रक्रिया हुई, 3n प्रक्रिया, ठीक है, 3n प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम त्रिसंलयन, यानी कि तीन केंद्रकों का आपस में मिलना कहलाता है, त्रिसंलयन कहलाता है, यानी कि इस प्रक्रिया में क्या हुआ, एक बार यहाँ पर केंद्रक का मिलना, एक बार यहाँ निषेचन हुआ, अगली बार क्या हुआ, फिर से एक केंद्रक अंदर की ओर मिला है, फिर से निषेचन हुआ है। तो ये जो दो निषेचन प्रक्रिया इसको अगर हम संक्षिप्त में बोले क्या होता है, निषेचन होता है हमारे पास सबसे पहले, यानी कि युग्मनज बनता है, उसके बाद क्या होता है, त्रिसंलयन होता है, त्रिसंलयन होता है। दो ही निषेचन प्रक्रिया क्या है बेटा, निषेचन होना और त्रिसंलयन होना है, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं हम दो ही निषेचन। और इस जो दो ही निषेचन प्रक्रिया है इसकी खोज की थी एक नवाश्चिन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, नवाश्चिन नाम के एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस दो ही निषेचन प्रक्रिया की खोज की थी। कौन से पौधों में खोज की थी, तो उन्होंने दो पौधों में खोज की थी। पहला पौधा आता है हमारे पास लिलियम, ठीक है बेटा, पहला पौधा है लिलियम और दूसरा पौधा है फर्टिलेरिया, फर्टिलेरिया, ठीक है। तो लिलियम और फर्टिलेरिया नामक पादप में सबसे पहले दो ही निषेचन की खोज किसने की, नवाश्चिन ने की है। नवाश्चिन ने ही बताया कि ये दो ही निषेचन क्या होता है। क्या होता है बेटा, जो भी परागनलिका में दो नर युग्मक आते हैं, पहला नर युग्मक अंड कोशिका से मिल जाता है, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं, और यहाँ पर युग्मज बन जाता है। एक जो नर युग्मक बचा वो आगे जाकर क्या होता है, त्रिसंलयन, यानी कि 2n जो भी हमारी कोशिका, दो केंद्रक पहले से थे ना, ध्रुवीय केंद्रक के पास जाकर एक केंद्रक मिल जाता है, इस क्रिया को हम त्रिसंलयन कह रहे हैं, यानी तीन केंद्रक आपस में मिल गए हैं और ये दोनों क्रिया होना, यानी कि निषेचन होना और त्रिसंलयन होना, पूरी प्रक्रिया सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है, हमारी दो ही निषेचन कहलाती है। और इस दो ही निषेचन की खोज किसने की, नवाश्चिन ने की, किसमें की, लिलियम और फर्टिलेरिया नामक पादप में, ठीक है बेटा। ये अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो लिखिए, जल्दी इसको नोट कीजिए। तो बेटा टॉपिक को मन लगाकर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा करिए, कोई भी लेक्चर को डिले मत कीजिए, डेली जो भी लेक्चर अपलोड होता है डेली उसको टाइम पर डेली लेक्चर को सुनिए, नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, मेन बात है रिवीजन की, जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक कोई टॉपिक याद नहीं रहेगा, कोई भी चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो याद करते रहा करो साथ के साथ, ठीक है बेटा।
चले अगर आप लोगों नोट कर लिया आगे चले, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा ये हमारी चैप्टर का डूइंग सेशन है। तो इस डूइंग सेशन में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और ये बोर्ड एग्जाम बहुत पूछा जाता है। नोट्स बनाते जाइए साथ के साथ, अपने नोट्स बनाते हैं बहुत अच्छा है, बाकी आपको नोट्स मिल ही जाते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में सही वाले नंबर पे सब लोग ऐड है ना, नंबर ये हमारा 7817929234 है, ठीक है। इस नंबर पे सब लोग कमेंट कर दीजिए, बाकी सब लोग इस नंबर पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे छोड़ देना, हम ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। बायोग्राम विद साहिल सर के नाम से जो ग्रुप है हमारा, उसमें आप लोग ऐड हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब बेटा हमको क्या करना है, इस भ्रूण कोश के, जो भी भ्रूण कोश था उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये भ्रूण कोश होता क्या है, ठीक है बेटा। देखो ये यानी कि 3n था हमारे पास और यहाँ पे 2n था, है ठीक है। ये तो याद है ना, क्या हुआ था, यही तो बनाया था दो ही निषेचन के बाद, यानी कि एक जो नरयुग्म आया था वो अंड कोशिका के पास मिला था और ये युग्मनज बना लिया था, यानी कि यहाँ पर निषेचन हुआ था। 3n क्या है, यानी कि जो दो पहले से केंद्र थे वहां पर एक और नरयुग्म का आके मिल गया था, ये त्रिसंलयन प्रक्रिया कहला रही थी, ठीक है बेटा। अब देखो एक और बात सुन लीजिए यहाँ पे, जो भी हमारे पास जब भी केंद्रक बनता है यानी कि जो 2n बनाता है हमारा, ठीक है, जो 2n बनाता है इसको हम कहेंगे पीईसी। पीईसी का मतलब होता है बेटा प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक, ठीक है, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक, ठीक है, इसको कहते हैं हम प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक, ठीक है बेटा। तो युग्मनज बनाता है हमारा 2n, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये हमारा भ्रूण कोश है पूरा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जो 3n था यानी कि त्रिसंलयन था, जो भी हमारी ये संरचना बनी थी ना, ये तो याद है ना, जो ये 3n है हमारा, ये 3n बार बार क्या करे, अपने आप को विभाजित कर ले, ठीक है, बार बार अपने आप को विभाजित करे, 3n से बहुत सारे 3n बनते जाए, अपने आप को विभाजित कर रहा है, केवल केंद्रक विभाजन हो रहा है इसके अंदर बेटा, इसके अंदर केवल केंद्रक विभाजन हो रहा है, ये कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है। कोशिका विभाजन करता है, जब भी कोई कोशिका विभाजन करती है तो एक केंद्रक उसका पहले डबल होता है, फिर उसका कोशिका की तरफ बट जाता है। तो बेटा यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, केवल केंद्रक अपने आप को बांट रहा है, कोशिका अपने आप को नहीं बांट रही है। इस तरीके की क्रिया कहते हैं हम क्या, केंद्रीय भ्रूण कोश, केंद्रीय भ्रूण कोश कहते हैं, ठीक है बेटा। केवल क्या हो रहा है, केंद्रक का विभाजन हो रहा है, तो इसको कह रहे हैं केंद्रीय भ्रूण कोश, ठीक है। ये परिस्थिति कहाँ पाई जाती है हमारी, नारियल का पानी, नारियल का पानी पिया है ना आप लोगों ने, नारियल का जो पानी होता है, ठीक है, तो नारियल का पानी होता है वो क्या होता है हमारा केंद्रीय भ्रूण कोश होता है, यानी कि उसके अंदर जो भी पानी होता है वो उसके अंदर केवल केंद्रक भरे हुए होते हैं, ठीक है बेटा। ये क्या होता है हमारा केंद्रीय भ्रूण कोश होता है। और आगे क्या हो, अगर ये जो भी हमारा केंद्रक विभाजन हुआ, अब क्या हुआ आगे चल के, ये जो केंद्रक विभाजन तो होता रहे उसके साथ साथ कुछ कोशिका विभाजन भी हो जाए, ठीक है, उसके साथ साथ कुछ कोशिका विभाजन भी हो जाए और कुछ केंद्रक भी बचे रहे हैं। इस संरचना को कहते हैं हम कोशिकीय भ्रूण कोश, ठीक है, यानी कि केंद्रक भी है और कोशिकाएं भी है इसके अंदर है, दोनों चीज मिक्स है आपस में, इसको कहते हैं कोशिकीय भ्रूण कोश। तो कोश के भ्रूण पे उस क्या होता है, जो नारियल की हम गिरी खाते हैं, नारियल की जो गिरी होती है उसको कहते हैं हम कोशिकीय भ्रूण कोश। केंद्र केंद्र की भ्रूण कोश जो भी नारियल खाते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो त्रिसंलयन प्रक्रिया होती है, वो त्रिसंलयन है वो अपने आप केंद्रक विभाजन करता रहता है। तो 3n प्रक्रिया है वो केवल अपने आप के अंदर केंद्रक का विभाजन करती रहती है, बार बार केंद्रक का विभाजन होता है, तो बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। वो बहुत सारे केंद्रक ही क्या होते हैं, उस नारियल का पानी होता है। तो नारियल का पानी क्या है हमारा, केंद्र के भ्रूण कोश होता है, उदाहरण याद रखेंगे, नारियल का पानी है। कोश के भ्रूण कोश क्या होता है, यानी कि जो भी क्या हुआ, जो भी भ्रूण कोश है उसके अंदर कोशिकाएं भी है और केंद्रक भी है। कुछ कोशिका विभाजन भी हुआ और केंद्रक विभाजन तो हो ही रहता है, तो कुछ कोशिका विभाजन हुआ तो जो संरचना बनती है उसको हम कहते हैं कोशिकीय भ्रूण कोश। और जो इसका उदाहरण क्या है, जो भी नारियल की गिरी होती है बेटा, वो क्या होती है, वो उसका जो नारियल गिरी है वो क्या हमारा कोशिकीय भ्रूण कोश है, ठीक है। इस चीज को नोट कीजिए। चलो ठीक है, अब आगे हमको पढ़ना है बेटा, अभी हम भ्रूण कोश पढ़ लिया, भ्रूण कोश पढ़ लिया है, अब हमको पढ़ना है भ्रूण क्या होता है सर वास्तव में। कोश कोश तो पढ़ लिया है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो बाहर ये इससे पहले जो संरचना 3 कोशिकाएं प्रतिव्यासांत
और जो हमारी सहायक कोशिकाएं अंड कोशिकाएं थी और 2 केंद्रक थे। बाहर का जो कवर होता है वो इसका मतलब होता है एक कमरा, ठीक है। तो जो बाहर वाला जो आवरण होता है और बाहर जिसके अंदर भ्रूण कोष है, यानी कि ये जो 3n 2n पाए जा रहे हैं ये हमारा भ्रूण कोष, और जो बाहर वाली संरचना थी वो था हमारा भ्रूण कोष। इसमें कंफ्यूजन मत होना है। तो इसका ये जो हमारा भ्रूण कोष बन गया था, इसके अंदर जो 3n था वो 3n अपने आप को बार बार विभाजन कर रहा है। इसको कह रहे हैं हम केंद्र की भ्रूण कोष, केवल केंद्र के विभाजन हो रहा है, यहाँ पे कुछ का विभाजन नहीं हुआ था, केवल केंद्र के भ्रूण कोष में। इसका उदाहरण क्या था, हमारा नारियल का पानी था, ठीक है। उसके भ्रूण कोष में क्या वो कुछ कोशिकाएं भी बटी और केंद्र तो थे ही ज्यादा, तो ये हमारे क्या थी, नारियल की गिरी थी, ठीक है। अब हमको पढ़ना है भ्रूण के बारे में, ठीक है। नॉर्मल तो ये भ्रूण होता क्या है, भ्रूण क्या है, ठीक है बेटा। अब जैसे कि हमारे पास जो यूमनज बनाता है, यूमनज क्या होता है बेटा, आप लोग खुद बताएंगे। यूमनज क्या होता है, अंड कोशिका के पास क्या हुआ था, एक नरयुग्मक आकर मिलाता है, यानी कि एक कोशिका हमारे पास ये, ठीक है, बात को सुनना। इसके पास एक और कोशिका आकर मिल जाए है, ये जो संरचना फिर आगे बनती है 2n क्रिया, इसको ही क्या कहते हैं हम, युग्मनज कहते हैं, युग्मनज कहते हैं इसी क्रिया को। अब ये जो 2n क्रिया बनी है, अब इससे क्या होगा, ये अपने अंदर कोशिका विभाजन करेगी, केंद्रक विभाजन करेगी और धीरे धीरे करके ये बड़ी होती चली जाएगी, बड़ी होती चली, और अंतिम में अंतिम अवस्था में क्या बनेगा, देखिए भ्रूण बनेगा इसके अंदर है। जैसे हमारे अंदर मनुष्यों में क्या होता है, जब बच्चा हमारे अंदर जब निषेचन होता है तो निषेचन के बाद ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि 2 कोशिका से 4 कोशिका, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कोशिका बनेंगी। 32 कोशिका बच्चे का उंगली, हाथ, पैर, नाक, कान, इस तरीके से संरचना बनना शुरू होती है। उसी तरीके से पेड़ पौधे के अंदर जब बीज का निर्माण होता है या जब भी भ्रूण का निर्माण होता है तो क्या होता है, जो युग्मनज बनता है निषेचन के बाद, वही युग्मनज क्या होता है, धीरे धीरे करके अपने अंदर विभाजन करता है और भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। तो इस बीच में ये बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं बेटा, बीच में, ये इस बीच में बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं। इन अवस्थाओं को कहते हैं भ्रूणोद्भिद, ठीक है, भ्रूणोद्भव। इन अवस्थाओं को कहते हैं भ्रूणोद्भव अवस्थाएं, ठीक है, भ्रूणोद्भव अवस्था, ठीक है। इसी बात है, थोड़ा के अंदर 2 कोशिकाएं, फिर 4 कोशिका, 16 कोशिका, 32 कोशिका, ऐसे करके बढ़ता जा रहा है और एक बड़ा भ्रूण बन रहा है अंत में जाके है। तो इसके युग्मनज से भ्रूण तक के बनने की क्रिया के बीच में बहुत सारी क्या आ रही है, बहुत सारी अवस्थाएं आ रही हैं। इन अवस्थाओं को क्या कह रहे हैं हम, भ्रूणोद्भव कह रहे हैं, भ्रूणोद्भव कह रहे हैं, ठीक है बेटा, ये पता है। अब क्या होता है, इन भ्रूणोद्भव अवस्थाओं का अध्ययन करना, इन भ्रूणोद्भव अवस्थाओं का क्या अध्ययन करना बेटा है, इन भ्रूणोद्भव अवस्थाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हमारा भ्रूण विज्ञान कहलाता है, ठीक है, भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। कोई कंफ्यूजन, फिर से एक बार समझ दो, क्या होता है, जब भी युग्मनज बनता है, 2 कोशिकाएं आपस में बनती है, निषेचन होने के पश्चात क्या बनता है, युग्मनज बनता है। भाई युग्मनज धीरे धीरे आगे चलकर भ्रूण बनाता है। 2 कोशिका से 4 अवस्था में बनेगा, 4 से 5, 5 से 5 का मतलब 6 से 4 से 8 बनती है, यानी कि अपने दूना करते हैं कोशिकाएं, 8 से 16, 16 से 32 है, इस तरीके से आगे 32, 64, इस तरीके की प्रक्रिया आगे चलती चली जाती है। और क्या होता है, अंतिम में भ्रूण जाकर बनता है। तो युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रियाओं के बीच में बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं, उन अवस्थाओं को हम भ्रूणोद्भव कह रहे हैं, सीधी सी बात है। अब इस भ्रूणोद्भव का अध्ययन करना, इन अवस्थाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हमारा भ्रूण विज्ञान कहलाता है, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। अब थोड़े फैक्ट हैं, तो हम भारत में भ्रूण विज्ञान के जो जनक हैं, ये बेटा भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक जानते हैं आप लोग, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं हमारे पंचानन माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी, ठीक है बेटा। ये कहाँ के, राजस्थान के, राजस्थान के कौन, पंचानन माहेश्वरी। इन्होंने किसके ऊपर अध्ययन किया, इन्होंने धतूरे के ऊपर अध्ययन किया, ठीक है। उन्होंने धतूरे के ऊपर अध्ययन किया और उसके तब उन्होंने बताया कि ये भ्रूण विज्ञान क्या होती है, क्या होता है भ्रूणोद्भव, कैसे धतूरे के अंदर भ्रूण बनता है। तो कंफ्यूजन तो नहीं है, क्या हुआ था, सीधी सी बात, जो युग्मनज था हमारा, युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया के बीच में बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं, उन अवस्थाओं को हम भ्रूणोद्भव कह रहे हैं और इन्हीं अवस्थाओं का अध्ययन हमारा भ्रूण विज्ञान कहलाता है।
सीधी सी बात है। भ्रूण विज्ञान के जनक यानी कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हम बात कर रहे हैं, तो कौन है वो? पंचानन माहेश्वरी हैं, जो वहां पर राजस्थान के रहने वाले हैं। इन्होंने धतूरे के ऊपर क्या किया था? अपना अध्ययन किया था। ठीक है बेटा, इन्होंने धतूरे के ऊपर अपना अध्ययन किया था। ठीक है, अगर आपने ये नोट कर लिया तो इसको आगे चलते हैं। ठीक है, डस्टर गायब। ठीक है, नोट कीजिए आप तब तक इसको। ठीक है बेटा, देखो इसको आप लोग देखो, अभी हमने कृत्रिम संकरीकरण पढ़ा, परागस्थितिकेशन संकर्षण पढ़ा, फिर निषेचन पढ़ा, भ्रूण पढ़ा, भ्रूणपोष पढ़ा है। तो देखो बेटा, आप जब तक आप चीजों को पहले वाला लेक्चर नहीं लोगे, चीजों को पहले वाली चीजों से कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक आपको बहुत कम समझ में आएगा। जब तक आप नहीं समझेंगे, पहले वाले लेक्चर को लगातार नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको चीजें कम समझ आती रहेंगी। तो लगातार लेक्चर को लीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो चलेगा। ठीक है, तो अपना जो अगला लेक्चर, अगला जो टॉपिक है हमारा, अब वो है हमारा, ठीक है, आवृत्त विजयों के बारे में थोड़ा जानते हैं बेटा पहले। ठीक है, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जो आवृत बीज एंजियोस्पर्म होते हैं, उनको जो बीज पत्र होता है सर, अभी बीज पत्र है, वो बात को थोड़ी बाद में करते हैं। जो भी आवृत बीज है सर, ये भी दो प्रकार के होते हैं। मैंने जाना था कि पृथ्वी पर जो भी पादप है वो ब्रायोफाइटा है, थैलोफाइट, टेरिडोफाइट है। ये कैसे पादप थे? जिनके अंदर बीज पाया ही नहीं जा रहा था, सीधी सी बात है। इनको हम क्रिप्टोगेमस समूह के अंतर्गत रख रहे थे। दूसरा पार्ट हमारे पास फिनेरोगेमस, जिसमें जिम्नोस्पर्म आ रहे थे और एंजियोस्पर्म आ रहे थे, जिनके अंदर बीज पाया जा रहा है। और जो आवृत बीजी है हमारे पास एंजियोस्पर्म, इनके अंदर फूल भी पाया जा रहा था। तो इसको हम कह रहे थे, जो हमारा चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इसलिए हम दूसरा नाम भी दे रहे थे, आवृत बीजियों में लैंगिक जनन या फिर एंजियोस्पर्म में लैंगिक जनन। तो ये बेटा जो एंजियोस्पर्म है वो भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं। तो कौन से होते हैं वो? एक बीज पत्री, ठीक है, एक बीज पत्री एंजियोस्पर्म, और दो बीज पत्री एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये क्या है? एक बीजपत्री क्या है? ये दो ही बीजपत्री है। तो ऐसे एंजियोस्पर्म जिसके बीज के अंदर क्या होते हैं? दो धागे जैसी संरचना होती है, उनको हम दो ही बीजपत्री कहते थे। तो होती है दो धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, इनको हम दो ही बीजपत्री कहते हैं। जिसके अंदर एक धागे जैसी संरचनाएं हैं, एक, उसको हम एक बीजपत्री कह देते हैं। सर एक कैसे दो बीजपत्री है, कैसे एक बीजपत्री है? सर इसको ये थोड़ा समझाओ, ये हमको समझ नहीं आ रहा है। चलो इसको पहले समझते हैं कि जो भी हमने अभी जो पढ़ा था, भ्रूण पढ़ा था। सबसे पहले बीजांड की बात करते हैं। ये बीजांड था हमारा, ठीक है। इसके अंदर क्या भ्रूण पाया जा रहा था, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? भ्रूण पाया जा रहा था। ये क्या था हमारा यहाँ पर? युग्मक था ये, ठीक है। यहाँ 3n प्रक्रिया थी, ठीक है। ये इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब आगे चले। तो जो भी युग्मनज होता है बेटा है, जो भी हमारा युग्मनज है, देखो, और ये जो बाहर वाली संरचना है, भ्रूण कोश पाया, इसके बाहर जो शरीर है, इसके अंदर पोषण भरा हुआ था, है, इसके अंदर क्या रहता है? पोषण भरा हुआ था। इसको हम कहते हैं बीजांड काय। भ्रूण कोश के भर क्या बहुत सारा पोषण भरा हुआ रहता है, जिस जगह को हम बीजांड काय कहते हैं बेटा, ठीक है। अब इसमें जो भी युग्मनज है हमारे पास, ठीक है, जो भी हमारे पास युग्मनज है, वो क्या करता है? चलो समझते पहले युग्मनज कैसे बनाता है। कैसे बनाता है? जो भी नर युग्मक था, यानी कि जो भी हमारा परागकण के अंदर जो भी हमारे जनन केंद्रक थे, उसको हम नर युग्मक कह रहे थे। वो नर युग्मक और जो भी हमारी अंडकोशिका मिली थी, तो एक हमारा युग्मनज बनाता है, निषेचन हुआ था, युग्मनज बनाता है। उसी युग्मनज से आगे ये जो युग्मनज भी ना, उसके अंदर जो भी परागनलिका है, एक युग्मक रह गया था, वो आगे चलकर यहाँ पर 3n प्रक्रिया बनाई थी, त्रिसलन बनाया है। इस पूरी क्रिया को हम भ्रूण कोश कह रहे थे। इसने आगे चल के केंद्र के भ्रूण कोश बनाया, और कोश के भ्रूण कोश होता है बनाया है। ये हमने पढ़ लिया है। भ्रूण के बारे में भी हमने भ्रूण कोश के बारे में पढ़ लिया था। भ्रूण के बारे में आपको बता दिया क्या होता है भ्रूण, क्या होता है भ्रूण, यानी कि भ्रूण से मतलब जो युग्मनज होता है, युग्मनज से बहुत सारी क्रिया आती हैं। युग्मनज कैसे अपने आप के अंदर विभाजन करता है और भ्रूण में बदलता है युग्मनज, ठीक है। युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया के बीच में बहुत सारी अवस्थाएं आती है, जिसको हम क्या कह रहे थे? हम भ्रूणोद्भव कह रहे थे। और भ्रूणोद्भव का अध्ययन करना हमारा भ्रूण विज्ञान था, जिसके जनक हमारे पंचानन माहेश्वरी थे, जो राजस्थान के थे, और इन्होंने
पैथोगोरिया के ऊपर अध्ययन किया था। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि जो आवृत बीजी होते हैं सर, आवृत बीजियों को 2 तरीके से बाँटा है, एक बीजपत्री आवृत बीजी और द्विबीजपत्री है। ये बीजपत्र क्या है, यानी कि जो भी बीज होता है उसके अंदर 2 धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या होता है ये धागे जैसी संरचनाएं, अब वो आपको आगे चल के बताऊंगा। वही एक मूल अंकुर बनाएगा, प्रांकुर आगे चल के तना, एक से जड़ बनेगी, एक से तना बनेगा, है उस तरीके से हम बात कर रहे थे। तो अभी क्या है, हमारे पास जो भी द्विबीजपत्री है पादप है, उनका जो बीजांड होता है, उसके बीजांड का जो वो भ्रूण कोष पाया जाता है, एक यूमनज होता है, एक संलयन प्रक्रिया होती है, और बाहर की ओर जो भी इस भ्रूण कोष के बाहर क्या पाया जाता है, पोषण वाला पदार्थ पाया जाता है, जिसको हम बीजांड काय कह रहे हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखो पहले। अब देखो जो युग्मनज है हमारा, ठीक है, जो हमारा युग्मनज है, युग्मनज के अंदर क्या होगा, एक विभाजन होता है। ये जो युग्मनज है, यहाँ पर सुन लीजिए, ठीक है, जो हमारा युग्मनज है, जो युग्मनज है इसके अंदर विभाजन होगा, और ये क्या करता है, 2 कोशिकाएं बना लेता है। एक ऊपर वाली कोशिका बनती है जिसको हम आधारीय कोशिकाएं कहते हैं, कहते हैं बेटा आधारी कोशिका कहते हैं। ठीक है, जो नीचे वाली कोशिका बनती है इसको हम भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। थोड़ा बेटा इसको टॉपिक को सही से समझना है। ठीक है, ऊपर एक जो युग्मनज है वो क्या कर रहा है, कोशिका विभाजन कर रहा है, एक आधारी कोशिका बना रहा है और एक भ्रूणीय कोशिका बना रहा है। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है। अब इस प्रक्रिया के बाद क्या होता है, जो है आधारी कोशिका है, जो भी हमारी जो आधारी कोशिका है, ये क्या करती है, अपने अंदर लगातार विभाजन करती है और 8 कोशिकाएं बना लेती है। ठीक है, 8 कोशिकाएं बना लेती है, और ये लास्ट में हमारी ये भ्रूणीय कोशिका है। अब इसको अंदर यहाँ पर समझते हैं हम। जो युग्मनज है हमारा यहाँ पर है ये, ठीक है, युग्मनज हमने अंदर विभाजन किया और 2 कोशिकाएं बना ली हैं। ये हमारी क्या है, ये हमारी भ्रूणीय कोशिका है, और ये हमारी क्या है, ये हमारी, सॉरी ये यहाँ से, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये भ्रूणीय कोशिका है ऊपर वाली, और ये क्या है, हमारी आधारी कोशिका है। और इस आधारी कोशिका ने अपने अंदर लगातार विभाजन किया, 8 कोशिका बांटा है। तो ये क्या हुआ, ये हमारी जो भ्रूणीय कोशिका है वो इधर की ओर खिसकती आ रही है, लगातार 8 वाली विभाजन किया इसने। तो क्या हुआ, ये हमारी भ्रूणीय कोशिका ये इधर के ऊपर खिसकती आ रही है, सीधी सी बात है, इसको अंदर की ओर खिसकाती जा रही है हमारी जो भ्रूणीय कोशिका है। तो ये जो क्रिया है, यानी कि एक आधारी कोशिका से इन 8 कोशिकाओं से 8 कोशिकाओं को बनाना है, लंबा लंबा है, इस क्रिया को कहते हैं हम निलंबक। ठीक है, निलंबक कहते हैं। इस चीज को याद रखना है। क्या हुआ, यानी कि जो आधार कोशिका उसने 8 कोशिकाओं को बनाया इस तरीके से लंबी लंबी, यानी कि ये लंबी लंबी क्या कर रही है कोशिका, एक जो हमारी अंतिम भ्रूणीय कोशिका उसको अंदर की ओर खिसका रही है। कहाँ पर, भ्रूण में अंदर की ओर खिसकाती जा रही हैं। इस क्रिया को हम निलंबक कह रहे हैं। और जो हमारी अंतिम जो आधारी कोशिका है, ये अपना आकार बदल लेती है और कुछ इस तरीके से हो जाती है, एक हुक्नुमा एक संरचना बना लेती है। अब इस आधारी कोशिका को हम कहते हैं चूसड़ कोशिका। ठीक है बेटा, इस आधारी कोशिका को कहते हैं हम चूसड़ कोशिका। ठीक है, अब इस चूसड़ कोशिका का सर काम क्या होता है, ये इस तरीके से खींचते आ रही है और ये खुद कहां से बाहर निकल आई है, यानी कि भ्रूण से बाहर निकल के ये बीजांड काय में आ जाती है। ठीक है बेटा, भ्रूण से बाहर निकल के बीजांड काय में आ जाती है ये चूसड़ कोशिका। अब इस चूसड़ कोशिका पता है क्या काम होता है, जो भी यहाँ पर पोषण पाया जा रहा है बीजांड काय में, उसको चूसने का काम करती है, उसको अपने अंदर खींचती है, अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। तो ज्यादातर पादप होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, इस चूसड़ कोशिका द्वारा बीजांड काय को अपने अंदर खींच लिया जाता है। पर कुछ पादप जिसके अंदर क्या होता है, ये बीजांड काय बच जाता है, शेष रह जाता है बीजांड काय, शेष या फिर क्या रिक्त खाली रह जाता है, थोड़ा सा बीजांड काय रह जाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं परिभ्रूण कोष। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक है, क्या हुआ बेटा, अब एक और फिर से सुनना है। क्या हुआ, जो भी हमारा भ्रूण था उसके अंदर जो भी यूमनस था, उस यूमनस ने अपने अंदर एक बार विभाजन किया और एक कोशिका बनाई जिसको हम आधारी कोशिका कह रहे हैं, और नीचे कोशिका बनती है हमारी भ्रूणीय कोशिका है। अब ये जो आधारी कोशिका ये अपने अंदर आठ कोशिकाओं का एक समूह बनाती है जिसे हम कहते हैं निलंबक है। तो जो हमारी भ्रूणीय कोशिका है वो अंदर की ओर धंसती चली जाते हैं, और जो आधारी कोशिका है अपना अंतिम में जाकर एक अपना आकार बदल लेती है और हुक्नुमा एक संरचना बना लेती है। फिर इस आधारी कोशिका को हम चूसड़ कोशिका कह देते हैं, और ये चूसड़ कोशिका है वो हमारे भ्रूण कोश से बाहर निकल आती है।
ठीक है, ये चूसड़ कोशिका है, भ्रूण कोश से बाहर निकल आती है और ये बीजांड काय में जो भी पोषण पाया जा रहा था उस पोषण को अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। ज्यादातर पादपों में ऐसा ही होता है, पर कुछ पादप में क्या होता है, ये बीजांड का शेष रह जाता है, बच जाता है। कैसे बच जाता है, चूसड़ कोशिका उसको अपने अंदर अवशोषण नहीं कर पाते, सीधी सी बात है, कुछ पोषण बच जाता है। इस परिस्थिति को कहते हैं, बच गया जो भी बीजांड का, इस परिस्थिति को कहते हैं हम परिभ्रूण कोश। ठीक है, परिभ्रूण कोश, इस चीज को बेटा याद रखेंगे, इसके लिए कहते हैं हम परिभ्रूण कोश है। और कौन कौन से ऐसे पादप जिसमें बच जाता है, उदाहरण में रखने चुकंदर और काली मिर्च, चुकंदर और काली मिर्च है। इन दोनों पादपों में क्या होता है, जो भी ये चूसड़ कोशिका होती है इनकी, वो इसके बीजांड को अपने अंदर खींच नहीं पाती है, ये बच जाता है। इसको कहते हैं हम परिभ्रूण कोश कहते हैं, ये बात अलग है। अब ये क्या हुआ, जो भी सदस्य निलंबक बना और आगे हमारी भ्रूणी कोशिका बनी है। अब क्या करती है, जो भ्रूणी कोशिका अपने अंदर विभाजन करती है, और 4 ऊपर की ओर और 4 नीचे की ओर कोशिकाएं बनाती हैं। ऊपर वाली 4 कोशिकाओं को हम आधारी कोशिका कहते हैं, और नीचे वाले को आधारधार। ऊपर वाली 4 कोशिकाओं को आधारी कोशिका, नीचे वाली 4 को आधारधार कोशिका कहते हैं। ये 8 कोशिकाओं का एक समूह बनता है। ठीक है बेटा, अब ये जो 8 कोशिकाओं का जो समूह बना है, ये क्या हो जाता है, ये संरचना बदल के गोल आकृति ले लेता है। यहाँ पर 8 कोशिकाएं होती हैं, ये हमारी बाकी की 8 कोशिकाएं, ऊपर को ये निलंबक है। ठीक है, अब ये जो हमारा गोल भ्रूण है, अब इसको कहते हैं हम गोलाकार भ्रूण। ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं गोलाकार भ्रूण। अब ये जो गोलाकार भ्रूण है, इसके अंदर अचानक से परिवर्तन आता है और इसके अंदर एक दरार हो जाती है, ये इस तरीके से। ये दरार आगे की ओर बढ़ती जाती है और कुछ इस तरीके से संरचना बन जाती है बेटा। इस संरचना को कहते हैं हम हृदयकार भ्रूण। ये गोलाकार भ्रूण कैसे बदल गया, हृदयकार भ्रूण में बदल गया है। हृदयकार भ्रूण में यानी कि इसके अंदर ये देखो, एक ये धागा बन गया, एक ये धागा बन गया है। तो क्या हुआ, यानी कि ये 2 धागे हैं, इसके बीज पत्र में क्या हुआ, ये 2 धागे बन गए हैं। इसलिए क्या कहते हैं, जो भी आवृत बीजी पौधे होते हैं, इसमें कुछ का जो भ्रूण है वो गोलाकार भ्रूण से हृदयकार भ्रूण में बदलता है, और हृदयकार भ्रूण के अंदर 2 धागे जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। वही धागे जैसी संरचना के आगे करेंगे, बीज का निर्माण करती हैं। तो क्या होता है, इस तरीके की एक संरचना बन जाती है। ठीक है बेटा, यानी कि इसमें 2 धागे जैसी संरचना है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं हम, द्विबीजपत्री पादपों को, यानी कि आवृत बीजियों को द्विबीजपत्री पादप कह रहे हैं, सीधी सी बात। क्या हुआ, इन कुछ आवृत बीजियों में कुछ नहीं होता है ये बेटा है। तो क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, ये जो संरचना है वो 2 धागों जैसी संरचनाओं में बट गई। आवृत बीजों में तो जो बीज पत्र है तो 2 धागों जैसी संरचनाओं में बट गया, इसके लिए हम इसको क्या कह रहे हैं, द्विबीजपत्री भ्रूण कह रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया है तो यानी फिर तो देखो क्या होता है, जो आवृतबीजी भ्रूण होते हैं, आवृतबीजी पौधे होते हैं, उनको एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों में बांटा गया है। द्विबीजपत्री पादपों का मतलब होता है जिसमें 2 धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। 2 धागे जैसी संरचना कैसे, जो भी हमारा भ्रूण कोश था, भ्रूण कोश में एक जो युग्मनज पाया जा रहा था, वो युग्मनज क्या करता है, अपने अंदर विभाजन करता है और एक कोशिका बनाता है, ऊपर वाली जिसको हम आधारी कोशिका कहते हैं, नीचे वाली कोशिका को हम भ्रूणी कोशिका कहते हैं। अब ये जो भ्रूणी कोशिका है वो और आधारी कोशिका आपस में मिली हुई है। अब जो आधारी कोशिका है वो अपने अंदर 8 कोशिकाएं बनाती है, विभाजन करके 8 कोशिकाएं बनाती है, और जो भ्रूणी कोशिका वो लास्ट में पहुंच जाती है सबसे नीचे को। यहाँ पर देखो, भ्रूणी कोशिका अंदर की ओर धंसती चली जा रही है और ये बाहर की ओर संरचना आती जा रही है। इस संरचना को कहते हैं हम निलंबक है। अब जो भी आधारी कोशिका थी, ये अपनी संरचना एक हुक जैसी संरचना बदल लेती है, जिसे हम चूसड़ कोशिका कह रहे थे। ठीक है, चूसड़ कोशिका के बाद ये चूसड़ कोशिका का काम क्या होता है, ये चूसड़ कोशिका अपना आकार बदल के इस भ्रूण कोश से बाहर निकल आती है। भ्रूण कोश से बाहर निकल आती है और जो बाहर बीजांड काय पाया जाता है, बीजांड काय के अंदर पोषण पाया जाता है, उस पोषण को अपने अंदर चूस लेती है, उसके पोषण को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। ज्यादातर पादपों में ऐसा होता है, पर कुछ पादप होते हैं जिसके अंदर ये भ्रूण कोश या बीजांड काय बच जाता है, तो बचा हुआ बीजांड काय कहलाता है हमारा परिभ्रूण कोश।
ठीक है। उदाहरण बताया इनका, चुकंदर और काली मिर्च में ऐसा होता है। आगे बताया, ये जो भ्रूण कोशिका है, ये हमारी जो भ्रूण कोशिका थी, ये अपने अंदर विभाजन करती है और 4 ऊपर की ओर कोशिका बनाती है जिसे हम आधारी कोशिका कहते हैं, 4 नीचे की ओर कोशिका बनाती है जिसे आधारधार कोशिका कहते हैं। फिर ये आधारी कोशिका और आधारधार कोशिका अपने आप को गोल संरचना बना लेती है। वही गोल संरचना आगे जाके अचानक उसमें कोई परिवर्तन आता है, इसमें एक दरार पड़ जाती है और ये संरचना थोड़ी हृदय जैसी दिखने लगती है, इसलिए इसको हम हृदयकार भ्रूण कहते हैं। और यही हृदयकार भ्रूण के अंदर यानी कि 2 धागे जैसी संरचना दिखने लगती है, इसलिए इसके बीज पत्र को क्या कहते हैं हम, द्वि बीजपत्री पादप कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नोट कर लिए तो अब हम एक बीजपत्री पर, तो द्वि बीजपत्री समझ गए, एक बीजपत्री अपने आप फटाफट समझ जाओगे। एक बीजपत्री बेटा कोई लोल झोल नहीं है। ठीक है, इसको बना लिया तो आगे चला। चलो, हमको एक बीजपत्री आवृत बीजों को भरना है। एक बीजपत्री में क्या होता है बेटा, देखते हैं। एक बीजपत्री में वही सेम प्रोसेस, जो बीजांड काय है, बीजांड काय के अंदर जो भी हमारा ब्रूड कोश है, ब्रूड कोश के अंदर क्या जो भी युग्मनज है, सीधी सी बात है। अब ये युग्मनज क्या करेगा, यहाँ पर इसको भी बाहर बना लेते हैं। ठीक है, ये जो युग्मनज है हमारा, युग्मनज के अंदर क्या होगा, विभाजन होगा। ठीक है, और ये एक 2 कोशिका बनाएगा है, एक बड़ी एक कोशिका बनेगी, बड़ी कोशिका। ठीक है, एक कोशिका डायरेक्ट यहाँ पर अब बड़ी कोशिका बनेगी, इस तरीके से बनाते हैं। एक कोशिका डायरेक्ट बड़ी कोशिका बनेगी, एक छोटी कोशिका बनती है, इस तरीके से यहाँ पर 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। ऊपर वाली कोशिका को हम आधारी कोशिका कहते हैं, ऊपरी वाली को आधारी कोशिका कह रहे हैं, और छोटी वाली को ब्रोडीय कोशिका कह रहे हैं। ठीक है, ये बना, ठीक है, ये 2 कोशिकाएं बनी। अब क्या करेगी, ये ब्रोडी कोशिका अपने अंदर विभाजन करेगी है, एक लंबी जैसी कोशिका आधारी कोशिका हमारी, ब्रूड कोशिका, एक कोशिका और बनी, ये कोशिका ये है। इस बीच वाली कोशिका को कहते हैं मध्य कोशिका। इस बीच वाली कोशिका को क्या कहते हैं बेटा, मध्य कोशिका कहते हैं। ये ब्रूडी कोशिका हमारी है। तो ये संरचना हमारी कैसी, एक लंबी जैसी संरचना, एक धागे जैसी संरचना है? एक धागे जैसी संरचना है, इसलिए इसको कहते हैं हम एक बीजपत्री पादप है। तो एक बीजपत्री पादप जैसे कि अधिकतर स्कूटलेटम, स्कूलेटम, ठीक है, स्कूलेटम या घास कुल के पादप, घास, मक्का, गेहूं, ये उन्हीं के अंदर क्या होता है, एक बीज पत्र पाया जाता है, यानी कि एक धागे जैसी संरचना पाई जाती है। जो घास, मक्का और ये हमारे गेहूं है, वो कैसे एक बीज पत्र पादप होते हैं। ठीक है, यानी कि एक क्या बीज पत्र केवल एक है, उनके अंदर जो भी बीज है उनका एक ही धागा बनता है। ये नॉर्मल सी प्रोसेस होती है। वहां पर क्या होता है, वहां पर जो भी हमारे दो बीज पत्र है, वहां पर आधारित उसका थोड़ी अलग प्रोसेस दिखाती है, थोड़ी लंबी प्रोसेस दिखाती है। तो ये था हमारा नॉर्मल सा हमारा आवृत बीजों का बंटवारा, एक बीज पत्री और दो बीज पत्री पादपों में। तो बेटा आगे का जो भी आज हम इतने रखेंगे, क्योंकि आज थोड़ा टॉपिक ज्यादा पढ़ लिया हमने। देखो क्या क्या पढ़ लिया हमने। सबसे पहले पढ़ा कृत्रिम संकरीकरण के बारे में, तो पराग स्त्री कैसे संकर्षण पढ़ा, द्वैनिषेचन पढ़ा, ब्रूड कोष पढ़ा, ब्रूड पढ़ा और आवृत बीज पादप पढ़े। तो जो भी हमारे इतने सारे टॉपिक होंगे, 6 टॉपिक लगो, तो अभी टॉपिक को क्या करें बेटा, अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। लेक्चर अगर ना समझ में आए हो तो एक बार फिर से लेक्चर को देखना है। जो भी अभी आप लोग लेक्चर देख रहे हो उसके साथ क्या करना, लेक्चर ना समझ में आए हो, कोई भी कंफ्यूजन हो कहीं भी, तो या कोई भी टॉपिक में कंफ्यूजन, तो कमेंट कर देना है और उस लेक्चर को दोबारा वापस पढ़ लेना है। ठीक है बेटा। देखो बहुत सारे कल बच्चे ने एक ने कमेंट किया था कि सर हम तो सबके साथ में सही करते हैं, पर बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी कोई इज्जत ही नहीं करते हैं। तो बेटा कद्र सिर्फ उनकी करो जो कद्र तुम्हारी करते हैं। ज्यादा किसी की गुलामी करना इज्जत की नीलामी होता है। तो केवल लोगों से उतना ही मतलब रखो जितना तुम्हें फायदा है, ज्यादा उनके पीछे घूमो मत। ठीक है, बाकी पढ़ाई करो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।